देख, मेंस में जो मैक्सिमम चीज़ थी, मैं पहले ही बोल रहा था कि प्रीलिम्स और जो मेंस की जो हमारी तैयारी है वो अलग अलग तैयारी, और उसको हम सेपरेट करके नहीं देख सकते। ज्योग्राफी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो इसमें मैंने क्या किया कि जो न्यू एनसीईआरटी है, स्टार्टिंग में क्यों मैं बिल्कुल नया था, ज्योग्राफी के बारे में मेरी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि पहले 6 से और 12वीं तक की जितनी भी एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 to 12th की एनसीईआरटी मैंने अच्छे से पढ़ी। Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, मेरा नाम गगन सिंह मीना है और इस वर्ष यूपीएससी सीएसई 2022 में मुझे 120वीं रैंक प्राप्त हुई है। इससे पहले लास्ट ईयर 2021 में भी मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था और मुझे आईपीएस मिली थी। आज मैं आपके सामने कि यूपीएससी के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि बुक लिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किस तरीके के रिसोर्स हम पढ़ते हैं, कौन सी बुक हम पढ़ते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। तो मैं आप सबके साथ मैंने कौन कौन सी मेरी जो बुक थी वो पढ़ी थी, वो आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगा। तो इससे जैसे ये मेरी बुक लिस्ट है, तो मेनली जो वो बुक लिस्ट है, मैं पहले आपको जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स की बुक लिस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन सी मैंने बुक पढ़ी थी, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो स्टडी थी वो सेल्फ स्टडी थी, तो मैंने मैक्सिमम जो बुक पढ़ी थी वो स्टैंडर्ड बुक थी। इसके अलावा कहीं से अगर मैंने वैल्यू एडिशन किया तो वो अलग अलग कुछ नोट्स थे जो मार्केट में उपलब्ध होते, जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल नहीं होती, तो वो सारी चीज़ मैंने पढ़ी थी। तो मैं उन्हीं के बारे में पहले आपसे प्रीलिम्स के संबंध में चर्चा करूंगा कि मेरी कौन कौन सी प्रीलिम्स में बुक थी। उसके बाद मेंस में मैंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की और क्या क्या मेरी बुक रही थी, उसके संबंध में भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पॉलिटी में जो सब लोग पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में मैंने भी लक्ष्मीकांत को पढ़ा था, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटी में सबको पता है कि लक्ष्मीकांत को हमें पढ़ना है, लेकिन लक्ष्मीकांत को हमको पढ़ना किस तरीके से है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जिसमें आप जो पॉलिटी की प्रीलिम्स और उसके साथ साथ कुछ जो मेंस के टॉपिक है वो आपके अच्छे से कवर हो सकते हैं। यहाँ पे जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ये दुविधा भी रहती है कि हम जो लक्ष्मीकांत है उसके नोट्स बनाएं या फिर ना बनाएं। तो मैंने लक्ष्मीकांत के अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि लक्ष्मीकांत अपने आप में ही एक नोट्स है। उसमें जितने भी सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, चाहे वो स्टार्टिंग्स के हो, उसके बाद जो सेंटर हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, तो सबका एक फिक्स पैटर्न दिया हुआ है, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है। और उसकी यूपी जो लक्ष्मीकांत है उसकी जो एक एक लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में जैसे आपने पहले, और एक चीज़ इसमें यह भी है कि लक्ष्मीकांत को पढ़ते टाइम आप में एक क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर राष्ट्रपति को पढ़ा है तो उसके बाद जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल है, उनकी जो शक्तियाँ है या फिर उनके जो कर्तव्य है वो लगभग समान ही होते हैं। इसलिए अगर आपने पहले राष्ट्रपति को पढ़ा है तो उसके तुरंत बाद आप राज्यपाल को पढ़िए, तो इससे क्या होगा कि आपका जो पढ़ने का जो टाइम है वो काफ़ी कम बच जाएगा। और इसी के साथ ही जैसे आपने अगर प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा है तो उसके बाद आप चीफ मिनिस्टर पढ़िए, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो मैक्सिमम चीज़ होंगी वो सेम ही रहेंगी, तो आपको जो पढ़ने में वो टाइम कम लगेगा। जैसे आपने पीएम पढ़ा तो पीएम के बाद जो चीफ मिनिस्टर वाला चैप्टर है उसको पढ़िए। जैसे आप सबसे बड़ा चैप्टर इसमें एक संसद का है, पार्लियामेंट का, तो अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ लिया तो जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनको आप पढ़िए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो काफ़ी सारा चीज़ है वो आपको पहले से ही रिकॉल रहेगी और उनको पढ़ने में फिर आपको आसानी हो जाएगी। एक चीज़ इसमें लक्ष्मीकांत में हम ये कर सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ ऐसी होती है कि नए नए एडिशन लक्ष्मीकांत में आते रहते हैं। तो मेरे पास जो अभी जो एडिशन है 6th एडिशन, उससे जस्ट पहले का जो 5th एडिशन था वो मेरे पास था। तो उसमें आप ये कर सकती है, अगर कोई रिसेंट अपडेट हुआ है तो आप लक्ष्मीकांत में ही उसको ऐड कर लीजिए। जैसे मेरे टाइम पे एक एनसीबीसी जो कमीशन नया बना था तो उसमें वो दिया हुआ नहीं था, तो मैंने क्या किया कि एक पेज जो SC/ST कमीशन था वहीं पे ब्लैंक था, तो वहीं पे मैंने एनसीबीसी को कर लिया था। ऐसे ही जीएसटी में जितने भी अमेंडमेंट हुए उन सबको मैंने वहीं पे अपडेट कर लिया था। तो आप भी यही कर सकते हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पार्लियामेंट से रिलेटेड अलग अलग जो नए अमेंडमेंट होते रहते हैं, उनको आप अपनी जो बुक है उसी में उनको अपडेट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो बार बार नई बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, और जो रिवीजन है, रिवीजन उससे आपका और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। इसमें एक दिक्कत ये रहती है कि हम लक्ष्मीकांत को कितनी बार पढ़े, कितनी बार उसका कैसे रिवीजन करी, इतनी बल्कि बुक है, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो ये अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पढ़ते हो, किस तरीके से उसका रिवीजन करते हो। तो मैं जनरली क्या करता था, लक्ष्मीकांत के जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिकों को अच्छे से आप एक पहले अपना प्लान बना लो कि मुझे 7 दिन के अंदर इसका जो सेक्शन 1 है वो कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट 7 दिन के लिए जो इसका सेक्शन 2 है वो कंप्लीट करना है। इसमें सबसे बड़ी चीज़
इंपॉर्टेंट रहती है कि आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ पॉलिटी के अंदर ऐसी रहती है कि जो अगर आपने एक बार पढ़ लिया और हो सकता है कि जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है फिर मेंस एग्जामिनेशन है उसमें उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके साथ ही हम इसको और कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने अब जो मेंस के हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि मेंस में काफ़ी सारा ऐसा है कि जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है वो लक्ष्मीकांत से कवर हो जाता है, और उसके बाद जो कुछ नॉन स्टैटिक और जो करंट बेस्ड जो पॉलिटी के जो भी चीज़ न्यूज़ में रही है, फिर कोई रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, रिसेंट कोई एक्ट बना है या रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, तो वो सारी चीज़ हम करंट के साथ वैल्यू एडिशन उनको कर लेंगे। तो इसमें जैसे जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल्स है, उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल है, जो हमारे जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे चुनाव आयोग है, कैग है, यूपीएससी है, तो ये सारे क्वेश्चन जनरली यूपीएससी है वो मेंस एग्जाम में पूछती है। तो उन सब का हम जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि किस आर्टिकल में ये दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कैग के बारे में पूछा गया है तो हम सीधा लिख सकते हैं कि आर्टिकल 148 में कैग की बात कही गई है। ऐसे ही अगर अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे 1-2 साल पहले अटॉर्नी जनरल है उसका क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको हम आर्टिकल 76 से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इस बार यूपीएससी ने एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जो हमारा संविधान है उसके कौन कौन से आर्टिकल में ये प्रोविज़न किए गए हैं उन सब के द्वारा ही उसका मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। तो ये हो गया कि पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ कह सकते हो, लगभग मैक्सिमम लोग लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं। और इसके साथ ही आप जो मेंस है, क्योंकि मेंस का भी मैं यहाँ पे प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम के साथ साथ ही कुछ चीज़ मैं आपकी यहाँ पे मेंस की भी ऐड करते चलूँगा, क्योंकि जो स्ट्रेटजी हमारी होती है प्रीलिम और मेंस की, वो हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। उसमें इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी जो रणनीति है वो इंटीग्रेटेड होगी तो इससे हमें जो चीज़ों को रिवाइज करने में एक ज़्यादा टाइम लगता है वो टाइम भी फिर इससे कम लगेगा। तो आप जो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, उसके बाद आती है हिस्ट्री। हिस्ट्री के हमारे 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। मैंने क्या किया था कि जो एंशिएंट और जो मिडाइवल हिस्ट्री है इसके लिए स्टार्टिंग में जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है, एक जो रामशरण शर्मा की आती है और एक एनसीईआरटी इसमें और आती है बिपिन चंद्रा की, तो वो दोनों एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली थी। तो वहाँ से क्या हो गया था कि एक बार जो आपका बेसिक है वो कवर हो गया था, और उसके बाद मैंने क्या किया था कि काफ़ी जनरली लोग इसको प्रेफर कम लोग करते हैं, लेकिन जो लूसेंट है, लूसेंट की एक बुक आती है जिसमें पॉलिटी भी रहती है, हिस्ट्री भी रहती है, ज्योग्राफी भी रहती है और साइंस टेक्नोलॉजी लगभग सारी सब्जेक्ट रहती है। लेकिन हिस्ट्री के लिए जो लूसेंट है, लूसेंट में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स दिए हुए हैं, और ये सारे फैक्ट्स क्या हमारे जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें सीधे सीधे काम आते हैं। जैसे 2022 का प्रीलिम्स हुआ था तो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन इसके एंशिएंट और मिडाइवल के सीधे सीधे जो लूसेंट की बुक है उसमें से थे, क्योंकि काफ़ी बार बंद लाइनर के क्वेश्चन आते हैं तो सीधे सीधे वो लूसेंट में दिए हुए थे। इसलिए आप जो लूसेंट है, और लूसेंट में लगभग 25-30 स्टार्टिंग के जो पेज है वो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो आप अगर उनको बार बार पढ़ोगे तो उससे होगा क्या कि आपके जितने भी सारे जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये होता है कि हम जो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उनमें थ्योरी रहती है और उसमें कहानी के रूप में दिया रहता है, तो उससे हम समझ तो सकते हैं, लेकिन उससे दिक्कत ये होती है कि काफ़ी बार यूपीएससी ऐसे अननोन फैक्ट्स पूछ लेती है तो उनके बारे में फिर हमको पता नहीं रहता। तो अगर वो फैक्ट आपने एक बार भी अगर सुना हुआ है तो उसको आप सीधा सीधा कर लोगे। तो मुझे इससे फ़ायदा हुआ कि जो लूसेंट है उस लूसेंट से मेरे जो एंशिएंट और मिडाइवल का जो कि मेरा एक वीक पोर्सन था हिस्ट्री वाला, ये तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया था। अब हिस्ट्री में अगर हम जो एंशिएंट और मिडाइवल के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने क्या किया था कि जो स्पेक्ट्रम है इसको पढ़ा था। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये भी दिक्कत रहती है कि हम स्पेक्ट्रम को पढ़े या फिर एनसीईआरटी को पढ़े या फिर जो बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है उसको पढ़े। तो मेरे भी ऐसा डाउट था, लेकिन अगर आप देखो कि स्पेक्ट्रम अगर बुक बनाई होगी तो स्पेक्ट्रम जो बुक बनाने वाले ने भी एनसीईआरटी को भी पढ़ा होगा, बिपिन चंद्रा वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी है उनको भी उसने पढ़ा होगा। तो लगभग स्पेक्ट्रम ने आप जितनी भी सारी चीज़ जो एनसीईआरटी में पहले से है तो उनको उन्होंने पहले से इसमें इंक्लूड कर लिया। इसलिए मैंने हिस्ट्री के अंदर जो विशेष रूप से जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें एनसीईआरटी को प्रेफर नहीं किया था, क्योंकि अगर आप मुझे ऐसा लगता था कि जब स्पेक्ट्रम इतनी बल्कि बुक है, लगभग अभी जो न्यू एडिशन आया उसमें लगभग 1000 के लगभग पेजेज है, तो उसमें ही उन्होंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया होगा। तो अगर मैं फिर से जो एनसीईआरटी है उनको पढ़ूंगा तो इससे कहीं ना कहीं जो मेरा जो एफर्ट है वो डुप्लीकेशन एफर्ट होगा और मैं अपना जो टाइम है उसको और बेहतर ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने इसमें स्पेक्ट्रम को
प्रेफर किया था। और स्पेक्ट्रम में भी आप जैसे अभी मैं बता रहा था कि लक्ष्मीकांत में खुद में ही वो नोट्स है, तो मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे। लेकिन जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम भी ऐसी ही बुक है, उसमें भी जो सारी चीज़ है वो क्रोनोलॉजी वाइज दी हुई है कि पहले यहाँ पे किस तरीके से कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमारी जो आज़ादी की लड़ाई स्टार्ट हुई 1857 वाला था, और उसके बाद गांधी जी वाली जितनी भी सारी चीज़ है वो अच्छे से स्पेक्ट्रम में समझाई हुई है। अब इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि हमने एक बार पढ़ा और दूसरी बार हम नोट्स बनाने के लिए बैठ जाते हैं, स्पेक्ट्रम हो या फिर लक्ष्मीकांत हो। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम जो चीज़ स्पेक्ट्रम में लिखी हुई है उन्हीं चीज़ों को फिर हम नोट्सों में अपने छाप देंगे। तो उससे फिर आपका जो एक तरीके से वो नोट्स नहीं बनेंगे। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, जैसे लक्ष्मीकांत के बनाने हैं या फिर आपको स्पेक्ट्रम के अगर नोट्स बनाने हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए मैंने इनके नोट्स नहीं बनाए थे, मेंस के बनाए थे, तो उसके बारे में मैं थोड़ा मेंस वाला पोर्शन को जब स्पेसिफिक चर्चा करूंगा तब मैं और उसको डिटेल्स में बताऊंगा कि जो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को अगर आप एक बार 4-5 बार पढ़ लो। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में क्या करता था कि जैसे पहली रीडिंग मारी तो पहली रीडिंग में जनरली उससे मेरा ओवरव्यू हो गया कि हाँ इसमें लक्ष्मीकांत में क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर है, स्पेक्ट्रम में कौन कौन से चैप्टर है। और जो सेकंड रीडिंग है तो उसमें आप चीज़ों को लर्न करना स्टार्ट करो, चीज़ों को सीखना स्टार्ट करो कि इसमें क्या क्या चीज़ है। तो ऐसे ही आप 4-5 बार इनकी रीडिंग्स लगा लोगे तो मैक्सिमम चीज़ आपको फिर याद होने लग जाएगी। और उसमें फिर आपको नोट्स क्या बनाना, नोट्स में वो चीज़ लिखनी है कि जो आप इम्पोर्टेंट हो, जो लगता है कि ये आपको याद नहीं रहेगी या फिर इसको आप भूल जाओगे, और जो 4-5 बार पढ़ने के बाद भी आपको वो याद नहीं रहती, तो उन सारी चीज़ों को आप जो अपने नोट्स खुद के बनाते हो उन नोट्सों में शामिल कर सकते हो। तो ये इसके साथ ही जैसे मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ, तो इसके साथ ही जो नोट्स मेकिंग की जो रणनीति होती है वो कि कैसी होनी चाहिए, वो भी हम साथ साथ में यहाँ पे कवर करते हुए अभी चल रहे हैं। अब एक आता हमारा आर्ट एंड कल्चर। तो क्योंकि वर्तमान समय में जो यूपीएससी का जो पैटर्न अभी चेंज हुआ है तो उसमें आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। आर्ट एंड कल्चर के न केवल प्रीलिम्स में बल्कि जो हमारा मेंस एग्ज़ाम है उसमें जैसे आर्ट है, आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, ऐसे सारे काफ़ी टॉपिक्स है। तो उन टॉपिक्स में जो आर्ट एंड कल्चर है उसको कवर करने के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है उसको मैंने प्रेफर किया था। अब इसमें ये है कि बुक है वो बुक काफ़ी बड़ी है, लगभग 600-700 उसके अंदर पेज होंगे। लेकिन जो पूरी बुक है आपको क्या करना है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो अच्छे से देखने हैं। आर्ट एंड कल्चर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं और उन पेपरों को देखने के बाद आप देखो कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इस नितिन सिंघानिया को देखोगे तो आप आराम से ये कर सकते हो कि मुझे कौन सा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और कौन सा चैप्टर मुझे छोड़ना है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने भी इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया था प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर आए थे उनको एनालिसिस करने के बाद। तो मैंने देखा कि जितने भी हमारे धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछती है। उसके अलावा जितने भी हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, टेम्पल्स है, तो इन सब के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से मैंने ये जो 4-5 चैप्टर थे उनको डिटेल्स में पढ़ लिया था। इसके अलावा पेंटिंग्स है उनको डिटेल में पढ़ लिया था। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जनजातियों के या फिर अलग अलग जो समाज है उनके अलग अलग मेलेज है, त्योहार है, फोक डांस है और जो फोक सॉन्ग है, ये सारी चीज़ ऐसी है कि नितिन सिंघानिया में ये डिटेल्स से भी दी हुई है। लेकिन जनरली आप देखोगे कि इनमें यूपीएससी करती क्या है कि इधर लिख देगी कि इस राज्य और इधर फिर किसी राज्य वो है उसका फिर डांस लिख देगी। और इसमें फिर क्या होता है कि इन दोनों को मैच करने के लिए ये देते हैं। जनरली इसमें जो कि यहाँ पे जैसे यूपी लिख दिया, यहाँ पे एमपी लिख दिया और इधर इनके लिख देगी, तो इस तरीके से मैच करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे होता है। तो इन क्वेश्चनों के बारे में आपको इतना ही बस पता होना चाहिए कि किस राज्य से संबंधित है, और अगर उसमें कुछ इस टाइप का कोई यूनिक फीचर्स है कि जो लगता है कि आपको ये हमें पता होना चाहिए तो वो आप सीधा सीधा पता कर सकते हो। जैसे 1-2 बार यूपीएससी ने अलग अलग राज्यों में काफ़ी सारी साड़ियाँ है, साड़ियों का टाइप है, किस तरीके की साड़ीज़ होती है, इसमें किस तरीके के पैटर्न होते हैं, तो उन सब के ऊपर भी 4-5 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा जो फोक डांस है, विशेष रूप से इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो फोक डांस है उसमें आप कुछ एरिया है वहाँ आप अच्छे से कवर कर सकते हो। जितने भी जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जितनी भी सारी हमारी मैक्सिमम चीज़ होती है उसमें एक तो साउथ इंडिया और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ से रिलेटेड जितने भी सारी या तो उनके त्योहार हो, मेले हो, तो वो सब आपको याद रह सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें कुछ पैटर्न्स भी होता है। जैसे मैं तो ऐसे याद करता था कि कुछ
कुछ तरीके से आप लिख के रख लो। जैसे एक पेज में मैंने लिख लिया था कि केरल के कौन कौन से है, कौन कौन से फोक डांस है, फोक सॉन्ग्स है, या फिर उनके ऑल से जो कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं वो केरल के कौन कौन से है, तो मैंने केरल का लिख लिया एक पेज में सारे चीज़। क्योंकि अलग अलग चैप्टर से अगर एक पेज आप केरल में लिख लोगे तो केरल की मैक्सिमम चीज़ आपको याद रह जाएगी। तो अब आप उनको बार बार देखते रहोगे बार बार, तो आपको ये सीधा याद होने लगेगा। ऐसे ही फिर नॉर्थ ईस्ट में आप मणिपुर का तैयार कर लिया, मेघालय का, असम का, इन सब का आपने तैयार कर लिया। तो इस तरीके से जो आपका जो ये नितिन सिंघानिया बुक से जो आर्ट एंड कल्चर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इसमें बस यही है कि आप ये खुद से आइडेंटिफाई कर ले कि यार इसमें चैप्टर हमको कौन कौन से पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर हमको डिटेल्स में पढ़ने हैं, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि हम अगर उनको शॉर्ट्स में पढ़ें तो वहाँ से भी हमारा काम चल सकता है। इनका फ़ायदा ये होता है कि जब हम ये सारी चीज़ एनालिसिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, तो उससे फ़ायदा हमको ये होता है कि हमारा जो टाइम है वो टाइम इससे बच जाता है। और काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा हम जो दूसरे हमारे एफर्ट्स है, दूसरी सब्जेक्ट्स है, आंसर राइटिंग मेंस में, जो कि मैं अभी चर्चा करूँगा, तो उनके बारे में आप जो ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। अब सबसे एक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर भी रहता है विशेष रूप से हिंदी मीडियम में, तो कि इकोनॉमी को हमें किस तरीके से तैयार करना है। काफ़ी सारे जैसे मेरे जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए इकोनॉमी बिल्कुल नया सब्जेक्ट रहता है कि किस तरीके से पढ़ना है। इकोनॉमी एक ऐसा भी सब्जेक्ट है कि अगर इसमें आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होगा। तो मैंने क्या किया था कि मैं जैसे सेल्फ स्टडी मेरी पूरी प्रिपरेशन थी, तो जो मरनाल सर है उनके वीडियो मैंने अच्छे से देख लिए थे। पहले उनके जो यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल थे उन वीडियो को मैं अच्छे से देखा। उसके बाद जो सर के जो नोट्स थे वो नोट्सों को मैं ले लिया था, क्योंकि वीडियो अगर आप बार बार देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो एक बार वो वीडियो आप देख लिए तो वहाँ से जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी के जो टर्म के रिलेटेड, चाहे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, जैसे सर लगभग 6 पिलर्स में जो अपने जो नोट्स हैं उनको कवर करवाते हैं। तो 6 पिलर में जैसे मनी, बैंकिंग, फाइनेंस है, उसके बाद बजट्स है, फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। तो ऐसे सर 6 पिलर में ये कवर करवाते हैं। तो मैंने ये वीडियो देख लिए थे। उसके बाद मार्केट से मैंने सर के जो नोट्स ले लिए थे, लगभग 700-800 पेज के वो नोट्स थे। लेकिन बस यही है कि वो हमको नोट्सों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये 600-700 पेज के नोट्स है, लेकिन उनको आप तरीके से पढ़ो कि कौन सी चीज़ हमें प्रीलिम से रिलेटेड है, कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, तो उन्हीं चीज़ों को आप ज़्यादा आइडेंटिफाई करो। बाकी जो दूसरी चीज़ है उनको आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसके अलावा जैसे सर आपने मान लो कि एक बार सर के वीडियो देख लिए या फिर एक बार आपने जो नोट्सों से पढ़ लिया, तो दूसरी बार अगर आप पढ़ते हो तो जैसे बिन 20 है, बिन 21 है, बिन 22 है, तो वहाँ से आप सीधा सीधा अपडेट कर सकते हो। तो मैं भी ऐसे ही करता था कि मैंने एक बार नोट्स ले लिए थे और नोट्स लेने के बाद जो बिन 21 सीरीज़ है, बिन 20 है, इस तरीके से मैंने अपने जो नोट्स है उन नोट्सों को मैंने अपडेट कर लिया था। अब इकोनॉमी में ये तो हमारा प्रीलिम्स वाला पोर्शन हो गया, लेकिन प्रीलिम्स के साथ साथ ही हम इकोनॉमी में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है करंट अफेयर, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो लगभग करंट बेस ही होते हैं, और जो कुछ स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी इशू के बारे में होते हैं जो कि अभी करंट में हमारे आसपास है जो चल रहे होते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो इकोनॉमी है वो कवर हो जाएगी। अब बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो इसमें मैंने क्या किया कि जो न्यू एनसीईआरटी है, स्टार्टिंग में क्यों मैं बिल्कुल नया था, ज्योग्राफी के बारे में मेरी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि पहले 6 से और 12वीं तक की जितनी भी एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी में मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ 6 to 12th की एनसीईआरटी मैंने अच्छे से पढ़ी। लेकिन इससे 6 to 10th की एनसीईआरटी में मैक्सिमम जो चीज़ है वो लगभग 11th और जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें लगभग सारी चीज़ कवर हो जाती है। तो ये एनसीईआरटी का हो गया। और ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है आजकल जो मैप है, कि मैप को हमें किस तरीके से करना है। तो मैप के लिए आप कोई भी एटलस है, मेरे पास जो ऑक्सफोर्ड का एटलस था, मैप ऑक्सफोर्ड का एटलस था, तो ऑक्सफोर्ड के एटलस से आप जो मैप है मैप को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन एक तो जो ज्योग्राफी है ज्योग्राफी में होते हैं, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जितने भी हमारे कंटेम्प्रेरी इशू चल रही है, जैसे इस बार यूपीएससी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें रूस यूक्रेन, मतलब यूक्रेन के आसपास का पूछ लिया था, उससे पहले अफगानिस्तान का पूछ लिया, उसके साथ साथ जैसे मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, या फिर जो लैटिन अमेरिका है, वहाँ की जितनी भी कंट्रीज़ है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ वहाँ पे है, उन सब के बारे में जनरली यूपीएससी हमसे क्वेश्चन पूछती रहती है। तो ज्योग्राफी में भी ये करना है कि आपको जो भी मैप दिया हुआ है, तो मैप आप जैसे आपने रिवर्स पढ़ा तो रिवर्स वाला मैप देख लीजिए,
जैसे आपने गंगा पढ़ा तो गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं उनका आपने देख लिया। उसके बाद जितने भी माउंटेन्स है तो माउंटेन्स का आपने देख लिया कि कौन सा माउंटेन्स कौन से स्टेट में है, तो उसका अगर आप मैप में देखोगे तो आपके माइंड में वो फिट बैठ जाता है। अगर हम सोचेंगे कि मैप को एक दिन उठाया और एक दिन हम पूरा लगभग पूरे दिन 8-9 घंटे मैप को पढ़ रहे हैं तो उससे फिर मैप में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं क्या करता था कि जैसे मुझे मान लो कि ज्योग्राफी 10 दिन या 15 दिन पढ़नी है तो मैं डेली लगभग 15-20 मिनट मैप पढ़ते रहता था। जैसे जनरली जैसे आप थक गए पढ़ने के बाद तो शाम को सोने से 1 घंटे पहले या फिर आधा घंटे पहले आप मैप खोलिए और मैप में फिर आप एनालिसिस करिए कि हाँ यहाँ पे इस तरीके के माउंटेन है, ये हिमालय है, ये अरावली रेंज है, ये सतपुरा है, इधर ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करिए। फिर इसमें ये भी देखें कि नॉर्थ टू साउथ कौन सा है, ईस्ट टू वेस्ट कैसे है, तो ये सारी चीज़ भी आप देखते रहिए। इसके साथ ही आप जो ज्योग्राफी में और क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी और जो इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ ऐसी है कि जो प्रीलिम्स में पूछी जाती है, मैप बेस है ज्योग्राफी में। तो जैसे रिसेंट कोई घटना होती है, हम न्यूज़ में कोई घटना सुनते हैं कि मान लो कि रूस यूक्रेन का कोई इशू हुआ तो वहाँ पे जो किसी जो सिटी है जैसे खारकीव है, कीव है, इनका अगर जैसे भी नाम आया तो हम मैप में देख ले एक बार कि हाँ मैप में ये कहाँ पे है, इसके आसपास कौन सी वाटर बॉडीज़ है। तो इससे हमारी जो न्यूज़ है वो अपने आप डेवलप होती रहेगी। तो मैं क्या करता था कि मैंने अपने जो रूम था उस रूम की दीवार पर अपना एक मैप लगा दिया था, एक इंडिया का मैप लगा दिया, दूसरा वर्ल्ड का एक जो फिजिकल मैप था, दूसरा पॉलिटिकल मैप था। तो जो भी अगर न्यूज़ आती थी तो मैं वहाँ पे मार्क कर लेता था। जैसे मैप में अगर रूस यूक्रेन का है तो मैंने रूस यूक्रेन का वो सिटी उसके ऊपर ऐसे मार्क कर दिया। तो इससे क्या रहता था कि मुझे वो सिटी पता रहती थी कि हाँ कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में थी। तो आप उसको डेली देखोगे तो आपको वो रिमेंबर होता रहेगा और उसके आपके जो भूलने के चांस है वो अपने आप कम हो जाएंगे। अब आते हैं हम इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि जब से जो फॉरेस्ट एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विस के साथ जुड़ी है तो इन्वायरमेंट से यूपीएससी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछती है। तो इसके लिए क्या किया कि मैंने एक क्योंकि बुक मिलती है मार्केट में हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश में और भी सारी बुक है, या फिर आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो जहाँ से आपका लगभग बेसिक कवर हो जाए। तो इस बुक से मेरा जो बेसिक था वो कवर हो गया था और इसके साथ ही जो करंट अफेयर थी वो करंट अफेयर मैंने अच्छे से तैयार कर ली थी। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं वो करंट अफेयर बेस रहते हैं। चाहे वो जितने भी सारे एनिमल्स कोई न्यूज़ में रहे हो, जैसे पहले हाथी थे, चीते थे और जो टाइगर से है या फिर जो एक सींग वाले गैंडे हैं, तो उन सब के ऊपर यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती रहती है। तो वो सारी चीज़ आपकी करंट अफेयर से होगी। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारी सबमिट्स होती है, जैसे अलग अलग सीओपी हुई, UNFCCC है, UNCCD है या फिर जो CMP है, ये सारी जितनी भी सबमिट्स होती है, सबमिट्स कहाँ पे हुई है, किस तरीके का उनका आउटकम आया है, कोई नई एंटिटी बनी है फिर नहीं बनी है, तो वो सारी चीज़ आपको कहाँ इन्वायरमेंट में कहाँ से कवर होगी, वो होगी आपकी करंट अफेयर से। और इन्वायरमेंट में एक चीज़ और मैंने क्या किया था कि जैसे काफ़ी सारे इसमें नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क है, काफ़ी सारी जो सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्व है, तो ये क्या जनरली याद नहीं रहते या फिर इनको हम भूल जाते हैं। तो आप क्या करो कि इनके काफ़ी सारे वीडियोज़ है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, जो अलग अलग नेशनल पार्क है इन सब के ऊपर बनाए गए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इनके ऊपर पहले से वीडियो बनाए हैं। तो मैं ये करता था कि वो वीडियो को देख लेता था, तो उससे क्या हमारी जो एक स्टोरी है हमारे माइंड में वो छप जाएगी। तो जब स्टोरी हमारे माइंड में छप जाएगी तो उससे होगा ये कि हमें वो चीज़ जो भूलने की है वो संभावना कम हो जाएगी। और इसके साथ ही जैसे मैं ये भी करता था, जैसे फ़ोन में मैं देख रहा हूँ तो उनका मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लिया जितने भी नेशनल पार्क है। तो फिर जैसे ही आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, मान लो कि मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, तो उनको आपने ऐसे ही स्लाइड करके देख लिया कि हाँ कौन कौन सा कहाँ पे है, तो वो अपने आप जो माइंड है उसमें अपने आप याद होते रहेंगे। तो ऐसे जो नेशनल पार्क है, बर्ड जो सेंचुरीज है या फिर जो वेटलैंड साइट है, इनके ऊपर जनरली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो इनके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसमें टाइम का इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि 102 103 नेशनल पार्क है, उनके बारे में हमने जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, फिर साउथ वाले हैं, मतलब कहीं से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो उनको अगर हमने अच्छे से तैयार कर लिया तो लगभग हमारे 2 से 3 क्वेश्चन लगभग फिक्स हो गए। और वो 2-3 क्वेश्चन ऐसे है कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है, पहले से ही हम प्रिडिक्ट ये कर सकते हैं कि यार यहाँ से तो क्वेश्चन लगभग पूछेंगे ही। अब जैसे लगभग एक चीज़ इसमें दिक्कत ये होती है, जैसे पहले वेटलैंड्स 26 या 27 ऐसे थी, अभी लगभग 75 इतनी वेटलैंड्स हो गई है। तो काफ़ी सारी दिक्कत रहती है कि यार इनको कैसे हम याद करेंगे। तो उनमें आप क्या करिए कि अलग अलग स्टेट वाइड जाइए
कि जैसे आपने केरल का देखा तो केरल की आपने जितने भी नेशनल पार्क है वो सब एक बार देख लिए, जितनी भी सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो देख ली, टाइगर रिजर्व देख लिए, और उसके अलावा जैसे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का जंक्शन वो वाला देख लिया, और अब वेटलैंड साइट देख ली। तो एक एक स्टेट के ऊपर हम उनको अलग अच्छे से तैयार करेंगे, एक एक स्टेट का। जैसे पहले केरला का हो गया, तमिलनाडु का हो गया, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, इन सब का हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर, जहाँ का भी है आप एक एक स्टेट को पहले पकड़िए और उसका अच्छे से जितने भी सारी चीज़ है वो अच्छे से आप कंप्लीट कर दीजिए। और उसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग एनिमल्स होते हैं, कोई क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, कोई एंडेंजर्ड है, लेकिन कहीं कहीं जो राज्य है वहाँ पे वो एनिमल स्पेसिफिक रूप से पाया जाता है। जैसे एक बार जो कस्तूरी मृग का पूछ लिया था कि कहाँ पाया जाता है, तो ऐसे है उनके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से रिसर्च करके, मतलब उस पर एक बार गूगल आपने कर लिया तो वहाँ से आपको वो सारी चीज़ याद रह जाएंगी। इसके साथ ही जैसे कोई चीज़ न्यूज़ में है, जैसे एक बार जो एलिफेंट्स थे वो एलिफेंट्स न्यूज़ में थे, तो एलिफेंट्स के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। लायंस वो न्यूज़ में थे तो लायंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ऐसे भी जैसे अभी चीता न्यूज़ में, हो सकता है कि 1-2 साल में प्रीलिम्स में, मेंस में तो चीता है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ये सारी चीज़ आपको बार बार रिवाइज करते चलनी है। और इसके बाद आता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने क्या किया था कि ये भी ऐसा ही टॉपिक है कि मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन रहते हैं, और ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं, अभी बेसिक्स क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछने लगे हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन से साइंस के थोड़े पहले कम रहते थे, टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा रहते थे। जैसे एआई है या फिर ब्लॉकचेन हो गया टेक्नोलॉजी, जो इन सारी टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टार्टिंग में यूपीएससी ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। लेकिन अभी जो बेसिक साइंस है, और बेसिक साइंस में भी अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी जनरली पूछ रही है। जो बेसिक्स जो साइंस है उसमें जो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं आपके किसी स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड। जैसे अभी कोई कोरोना हुआ तो कोरोना के बाद वो वायरस है, आरएनए, डीएनए है, वैक्सीन्स है, हमारी जो एंटीबॉडी है, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं अप्लाइड पोर्शंस पे, क्या कि जैसे कि अगर कोई चीज़ करंट्स में है तो उस करंट से रिलेटेड जितना भी उसका थ्योरी पोर्शन है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो तैयारी है उसको आप और बेहतर कर सकते हो। तो इसमें भी मैंने क्या किया था कि मार्केट में मुझे एक सर के नोट्स मिल गए थे, तो वहाँ से लगभग मेरा बेसिक मैंने तैयार कर लिया था कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और ये जितने भी सिलेबस में टर्म दिए हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी, तो वो सब यहाँ से हो गया और बाकी सारी चीज़ मेरी करंट से हो गई थी। तो ये लगभग प्रीलिम्स की बुक लिस्ट थी। अब इसमें एक जो टॉपिक्स है, जैसे मैंने अलग से भी लिखा कि करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स आप कैसे तैयार कर सकते हो? पहला तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने में आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है। जनरली मैं क्या करता था कि हिंदी में इंटरव्यू के टाइम तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, लेकिन जो दैनिक जागरण है उसको मैं करंट अफेयर के लिए पढ़ता था। तो उसमें से क्या करो आपकी उसके आप नोट्स बना लो। नोट्स आपको किस तरीके से बनाने, ऐसे नहीं कि अच्छे उस तरीके से नोट्स बनाने हैं। तो उसका आप ऐसा हो जाएगा कि मान लो कि आपने आज का एक न्यूज़पेपर पढ़ा तो आपको एक तो पूरा यूपीएससी का सिलेबस पता है। तो इसमें अगर कोई न्यूज़ आएगी, मान लो कि एक न्यूज़ आतंकवाद से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है और आतंकवाद से रिलेटेड जो संगठन है उसके यहाँ पे कोई नाम दिए हुए हैं, तो आप सीधा क्या करो कि आतंकवाद के जो संगठन है उनका आप जो एज एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पर लिख लो आपके जो नोट्स हैं उन सब में। तो वो क्या होंगे कि आपके एक अच्छे से नोट्स बन जाएंगे, जहाँ पे आपने डेटा भी लिख रखा होगा, काफ़ी सारे फैक्ट्स भी होंगे, डाटा होगा, उसके अलावा फैक्ट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ ऐसे फैक्ट्स होंगे, या अगर कोई स्टाफ की कोई और केस स्टडीज़ दी हुई है वो सब आपकी यहाँ पे पहले से इंक्लूड होगी। तो एक तरीके से आपका जो मेंस का वो वैल्यू एडिशन है, जिसके लिए हम जब हम मेंस एग्जाम लिखने से पहले हम सोचते हैं कि यार डेटा कहाँ से लेके आए, फैक्ट्स कहाँ से इकट्ठा करें, केस स्टडी, बेस्ट प्रैक्टिस, कोई रीसेंट एग्जाम्पल, रीसेंट डेवलपमेंट्स, इतनी सारी चीज़ें हम कहाँ से तैयार करेंगे। तो मैं क्या करता था कि न्यूज़पेपर के साथ, न्यूज़पेपर की न्यूज़ नहीं लिखता था मैं, उसमें से कौन सा मेरी चीज़ जो यूपीएससी की मेंस से रिलेटेड है तो उसको मैं पहले से यहाँ से तैयार कर लेता था। किससे? न्यूज़पेपर से। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लास्ट में लगभग आपके पास एक 50-60 पेज के एक नोट्स हो जाएंगे, और उन नोट्सों में आपके पास लगभग सारे जो इतने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में मेंस में दिए हुए हैं वो मेंस के लगभग तैयार हो जाएंगे। तो ये मेरी एक जो प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट थी वो थी। इसके बाद जो एक मेंस की बुक लिस्ट की क्या क्या मेंस की बुक लिस्ट में रहे थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेंस की मैंने मैक्सिमम जो बुक थी वो मेरी क्या रही थी।
देख मेंस में जो मैक्सिमम चीज़ थी, मैं पहले ही बोल रहा था कि प्रीलिम्स और जो मेंस की जो हमारी तैयारी है वो अलग अलग तैयारी, और उसको हम सेपरेट करके नहीं देख सकते। स्टार्टिंग में ही हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच की आवश्यकता होती है, और जो टॉपिक्स हमारे प्रीलिम्स में है और मेंस में है वो प्रीलिम्स वाली जितनी भी बुक थी उनके साथ आप कवर कर लीजिए, और मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम जो हमारा सिलेबस है उसको अच्छे से देखिए, और उसके बाद फिर हम जो आगे की रणनीति है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब जैसे इसमें अलग अलग टॉपिक है, जो हमारा जीएस पेपर 1 है, तो जीएस पेपर 1 में जैसे वो हमारी हो गया, इसमें हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री के लिए क्या करें कि हम जो एंशिएंट है, मिडाइवल है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए वही सेम रिसोर्स रखें, और जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, लिटरेचर है, या पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री है, तो उनका मैंने क्या किया था कि अपने खुद के नोट्स बना लिए थे। और इसके अलावा जैसे काफ़ी साहब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो अलग अलग आप साइट देखोगे इंटरनेट पे, तो काफ़ी सारी साइट्स है वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से सॉल्यूशंस दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया कि जैसे इंग्लिश का पढ़ के भी एक चीज़ मैं यहाँ पे अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो अपनी रणनीति है उसको और स्मार्ट कर सकते हो। तो जीएस का अपन का हिस्ट्री का ये हो गया। ज्योग्राफी के लिए मैंने ऐसे ही किया था कि जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था उसको मेंस में तैयार कर लिया, और मेंस में जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे उन एक्स्ट्रा टॉपिकों को मैंने इंटरनेट के माध्यम से उनको तैयार कर लिया था। अब आ गया इसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट है जो सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी का आप टॉपिक है, या तो आप मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन मिलते हैं, वहाँ से आपके जो नोट्स है उन नोट्सों को पढ़ लीजिए। इसके साथ ही इसमें डाटा है, फैक्ट्स है, कमेटी है, ये सारी चीज़ आप अच्छे से तैयार कीजिए। तो ये मेंस का हो गया। ऐसे ही जीएस पेपर 2 था, जीएस पेपर 2 के अंदर भी मैंने क्या किया था कि मैक्सिमम जो लक्ष्मीकांत थी, लक्ष्मीकांत को ही पढ़ा, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन में जो करंट अफेयर है उसको ऐड कर लिया, और जो सोशल जस्टिस सोसाइटी है वहाँ भी मैक्सिमम चीज़ करंट अफेयर बेस्ड थी, और मैंने खुद के अपने एक नोट्स बना लिए थे। इसके अलावा जैसे जीएस पेपर 3 है, तो जीएस पेपर 3 में भी जो मरनाल सर के जो नोट्स थे इकोनॉमी में उन्हीं को मैंने रखा, और इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मैं खुद और कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ तो वहाँ मैंने इंटरनेट की मदद ली, और इंटरनेट की मदद से अपने खुद के एक नोट्स तैयार कर लिए थे अच्छे से। क्योंकि इसमें जैसे सिलेबस वाइज मैंने नोट्स तैयार कर लिए थे, जैसे एग्रीकल्चर दिया हुआ तो एग्रीकल्चर है, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, एफसीआई हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इन सब में मैंने अपने खुद के नोट्स तैयार कर लिए थे। फिर इसमें आता है हमारा जैसे एनवायरनमेंट्स है, तो एनवायरनमेंट में वही किया कि जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था स्टैटिक के लिए उसी बुक को पढ़ा, और जो करंट अफेयर में जो भी इश्यू अपडेट हुए उनको मैंने उसमें वैल्यू एडिशन कर लिया। ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसमें जैसे मेरी रणनीति ये थी कि ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट, इन तीनों को मैं एक साथ पढ़ता था, क्योंकि काफ़ी बार आप देखोगे कि हमको क्वेश्चन लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट का है या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का है, लेकिन उसको जीएस 1 में पूछ लेते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि क्योंकि काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है हमें जीएस 1 में भी दिए हुए हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, चक्रवात है, तो ये सारी चीज़ हमें जीएस 1 में भी दिए हुए हैं, जीएस 3 में भी है, तो कहीं भी यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे लास्ट ईयर तो जो लैंडस्लाइड है उसका क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में भी पूछा गया था, फिर जीएस पेपर 3 में भी पूछ लिया था। तो ऐसे इनको सेग्रीगेटेड करके मत देखो, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ हमारे एक सिलेबस में है तो उनको आप तैयार कर सकते हो। ऐसे इसमें आता है फिर एथिक्स। एथिक्स में भी मैंने ये किया था कि एथिक्स की जितने भी सारी टर्म्स हमारे सिलेबस में दी हुई है उन टर्म्स के मैंने अपने अच्छे से वो नोट्स बना लिए थे। तो ये लगभग जो मेरी जो मेंस की रणनीति थी वो एक रणनीति जो मेंस की थी, जो मैंने लगभग मेरी बुक लिस्ट थी वो बुक लिस्ट के बारे में आपको बता दिया कि मेरी कौन कौन सी बुक लिस्ट रही थी। मेन बुक लिस्ट तो यही रही थी जो प्रीलिम्स में थी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, और मैं लूसेंट की हेल्प ली थी। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ा था। इकोनॉमिक के लिए जो मरनाल सर के जो वीडियोज़ है वो एक बार देख लिए थे। उसके बाद उनकी जो भी नोट्स है बिन 20 या बिन 21 जो सीरीज़ होती है उनसे मैंने खुद को अपडेट कर लिया था। ज्योग्राफी के लिए भी मैंने न्यू एनसीईआरटी पढ़ी थी, उसके साथ साथ ही जो सर के चैनल पर जो वीडियोज़ थे वो वीडियो मैंने देखे थे। एनवायरनमेंट के लिए मैंने जो क्विक बुक उनको पढ़ा था, और इसके साथ ही मैंने करंट अफेयर से अपने जो चीज़ थी उनको मैंने वैल्यू एडिशन कर लिया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए नोट्स एंड करंट अफेयर तैयार किए थे, और जो करंट अफेयर फिर मैंने जहाँ से भी आप तैयार कर सकते हो, जैसे आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर है, मंथली बेसिस पे आप जो मैगजीन्स है अलग अलग मैगजीन्स पढ़ सकते हो, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मैगजीन पढ़ते हो। तो ये मेरी एक रणनीति थी
ऐसे ही मैं आपके साथ जो और दूसरे वीडियो में उनमें मेंस की रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इसके साथ ही जो अलग अलग हमारे मेंस के सिलेबस में जो टॉपिक्स है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो और जो दूसरे टॉपिक हो, उनके संबंध में हम किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, उसके संबंध में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।